G20 के देशों के जो समूह बना है, दुनिया के 20 वे देश जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, और उस समूह का अध्यक्ष भारत को बनाया गया है। 1 वर्ष तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में G20 के देश दुनिया में शांति, सौहार्द और समृद्धि के लिए आने वाली कार्रवाई पर कार्य करेंगे। जो कार्य 500 वर्षों में नहीं हो पाया, जो कार्य कांग्रेसी 55 वर्षों तक नहीं कर पाए, उस कार्य को प्रधानमंत्री मोदी जी ने मात्र 5 साल के अंदर करवा करके भव्य राम मंदिर के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ा दिया है। नमस्कार मित्रों, किसी भी प्रदेश में चुनाव का आधार क्या होना चाहिए, वहां के मुद्दे क्या होने चाहिए जिस पर वहां की जनता वोट करे और अपनी नई सरकार चुने। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जिन सवालों पर पहले प्रदेश के चुनाव होते थे, जो भी सरकार है उस सरकार का प्रदर्शन क्या रहा, उस सरकार ने पिछले 5 साल में जो काम किए वो कितना संतोषजनक रहा, जो वादे उसने किए थे एक पार्टी के तौर पर, उन वादों पर वो कितना खरा उतरी, सवाल ये होना चाहिए। लेकिन गुजरात में जब चुनाव हो रहे हैं और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार लंबे समय से चल रही है, 4 मार्च 1998 को वहाँ केशुभाई पटेल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। गुजरात में चुनाव हो रहे हैं तो मैं इस वीडियो में चर्चा ये करना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ की क्या भूमिका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से गुजरात में उन्होंने चुनावी दौरा शुरू कर दिया है। गुजरात के चुनावों में वो किस तरह की भूमिका में हैं? वो भाजपा के स्टार प्रचारक तो हैं, लेकिन क्या वो गुजरात में जाकर कोई उत्तर प्रदेश मॉडल की बात कर रहे हैं? क्या वो ये बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने किस तरह का शासन चलाया है, किस तरह की बातें यहाँ पे की हैं, किस तरह से उन्होंने 5 साल शासन किया और उसके बाद उनको रिपीट किया गया, या कुछ और बातें कर रहे हैं? मैं आपको यही बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में आगे आप योगी आदित्यनाथ के भाषण के कुछ हिस्से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको कि वो कह क्या रहे हैं। गुजरात के चुनावों में योगी आदित्यनाथ सीधे सीधे हिंदुत्व का एजेंडा लेकर गए। वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वो मंदिरों की बात कर रहे हैं, वो राम मंदिर की बात भी कर रहे हैं, वो सोमनाथ मंदिर की बात भी कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं काशी विश्वनाथ की, वो बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी कैसे शासन कर रहे हैं और कैसे वो दुनिया के लीडर बनते जा रहे हैं। भारत G20 का अध्यक्ष बन गया है, इसमें भी वो नरेंद्र मोदी की काबिलियत की चर्चा कर रहे हैं। और इसीलिए ये समझना ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक गुजरात चुनाव में उनका विश्वास किस बात पर है। क्या उनको लंबे समय तक शासन करके गुजरात में कोई उन्होंने प्रगति की है, कोई विकास किया है, जो तरक्की भी गुजरात ने की है और गुजरात मॉडल की चर्चा जो होती है पूरे देश में, क्या उसके आधार पर वोट मांग रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी को अपने उस काम पर भरोसा नहीं है और इसीलिए आखिरी तौर पर वो वोट मांग रहे हैं सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर, सिर्फ मंदिर के नाम पर और नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर। इस भाषण में अगर आप योगी आदित्यनाथ के अगले 10 मिनट के संक्षिप्त भाषण का हिस्सा मैंने रखा है। उन्होंने आज 3 जगह चूँकि चुनावी प्रचार के सिलसिले में वो उन्होंने 3 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया है। 3 विधानसभा क्षेत्रों में उनकी रैली थी, बांकानेर में, झगड़िया में और चौड़ियासी में। इन तीनों जगहों पर करीब करीब उनके भाषणों में एक सी बात है, भारत का हर वयस्क मतदाता मतदान कर सकता है। ये ताकत भारत के लोकतंत्र को मिली है, जिस भारत गणराज्य को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने लौह भुजाओं से स्थापित किया था। और भाइयों बहनों, जब कांग्रेस के भ्रष्टाचार, अनाचार, अराजकता के कारण पूरा देश कहर रहा था, जब देश के नागरिकों के सामने असमंजस की स्थिति थी, अविश्वास का माहौल था,
राजनीतिक नेतृत्व जब भारत के अंदर अविश्वास का प्रतीक बन गया था, उन स्थितियों में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को इस देश ने नेतृत्व दिया। और आज जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, कितना सुखद संजोग है, कितना सुखद संजोग है भाइयों बहनों कि 1947 में हो सकता है कांग्रेसियों ने आपके घर में तिरंगा नहीं लहराने दिया होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर घर में तिरंगा लगाने का काम कर दिया है। और यही नहीं, जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया, आज उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भाइयों बहनों, ये हर भारतवासी के लिए गौरव की बात है। और इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं। मां नर्मदा देश की 7 पवित्र नदियों में गिनी जाती है। इसकी पवित्रता जग जाहिर है। गुजरात में आकर के पहली बार भारत माता के महान सपूत प्रधानमंत्री मोदी जी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की उनके व्यक्तित्व के अनुरूप दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित करके सरदार सरोवर के तट पर केवड़िया के पास उसे जो भव्य स्वरूप दिया है, आज वो अपने आप में एक तीर्थ बन गया है। अपने महापुरुषों को सम्मान कैसे दिया जाता है, यह सीखना है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों से कांग्रेस सीखे। कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कभी सम्मान नहीं दिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान नहीं दिया, केवल राजनीति करती रही, सम्मान देने में हमेशा कोताही बरतती रही। लेकिन चाहे वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों की स्थापना का कार्य हो, और चाहे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़े हुए केवड़िया में उनकी भव्य और दिव्य प्रतिमा, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा की स्थापना करके उसे तीर्थ के रूप में स्थापित करने का कार्य किया हो, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने यह काम सब किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, ये क्षेत्र हमारे लिए तीर्थ है। भगवान कृष्ण को जब मथुरा छोड़नी पड़ी थी तो गुजरात के ही द्वारिका में आकर के उन्होंने अपना तीर्थ स्थापित करवाया था। आज हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है जब भगवान सोमनाथ के भव्य मंदिर परिसर को देखता है, जब द्वारका धाम के पुनरुद्धार के काम को देखता है, मां अंबा जी के उस धाम को आज वर्तमान रूप में देखता है, हर भारतवासी गौरवान्वित होता है। और हर भारतवासी तब भी गौरवान्वित होता है जब प्रधानमंत्री मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने कांग्रेस के सारे षड्यंत्र फेल होते हैं और अयोध्या में भगवान राम की भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य शुभारंभ होता है। भाइयों बहनों, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण ये प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। जो कार्य 500 वर्षों में नहीं हो पाया, जो कार्य कांग्रेसी 55 वर्षों तक नहीं कर पाए, उस कार्य को प्रधानमंत्री मोदी जी ने मात्र 5 साल के अंदर करवा करके भव्य राम मंदिर के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ा दिया है। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण बन रहा है। भाइयों बहनों, 2023 के अंत में जब अयोध्या में भगवान राम अपने मंदिर में रामलला विराजमान होंगे, अयोध्या में भगवान राम का बनने वाला यह मंदिर
भारत का राष्ट्र मंदिर होगा, भारत का राष्ट्र मंदिर होगा, हर भारतवासी को गौरव की अनुभूति कराने वाला मंदिर बनेगा। वो नए भारत की उस तस्वीर को दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगा, जो भारत किसी के सामने झुकता नहीं है, अपने मूल्य और आदर्शों से डिगता नहीं है, हर विपरीत चुनौतियों का सामना करते हुए हमेशा विजयश्री को वर्ण करता है। वह भारत दुनिया के सामने होगा। और इसलिए भाइयों बहनों, एक और अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से काशी में काशी विश्वनाथ धाम भव्य रूप ले चुका है। आज आप देखिए काशी में आकर के कितना भव्य स्वरूप काशी का हो गया है। काशी में भगवान विश्वनाथ का मंदिर किस रूप में भव्य स्वरूप ले चुका है। कभी अहिल्याबाई होलकर जी ने वहां पर औरंगजेब के द्वारा तोड़े गए मंदिर को पुनर्स्थापित करने का काम किया था और उसे भव्य स्वरूप देने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज काशी में संपन्न हो चुका है। केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में आप जाएंगे, धाम फिर से भव्य स्वरूप ले रहे हैं। उज्जैन मध्य प्रदेश में आप जाएंगे, महाकाल का महालोक एक बार फिर से पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, आस्था के प्रति सम्मान का भाव क्या होना चाहिए, यह भी देखना है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत के अंदर आस्था के प्रतीकों का सम्मान जिस भव्यता के साथ हो रहा है, उसे देख करके हम लोग अनुभव कर सकते हैं। और यही नहीं भाइयों बहनों, हम सब इस बारे में भी जानते हैं, देश का वैश्विक मंच पर सम्मान कैसे होना चाहिए। 3 दिन पहले आपने इंडोनेशिया के बाली में देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी G20 के देशों के जो समूह बना है, दुनिया के 20 वे देश जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, और उस समूह का अध्यक्ष भारत को बनाया गया है। 1 वर्ष तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में G20 के देश दुनिया में शांति, सौहार्द और समृद्धि के लिए आने वाली कार्रवाई पर कार्य करेंगे। इससे बड़ी गौरव की बात भारत के लिए क्या हो सकती है। और जहां तक भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान का हो, आपने देखा होगा कांग्रेस ने देश को आतंकवाद दिया, माफिया राज दिया, गुंडागर्दी दी, लेकिन कश्मीर में धारा 370 भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में गृह मंत्री माननीय से अमित शाह जी ने हटा करके दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देकर के देश को आतंकवाद की समस्या से सदैव के लिए समाप्त करने का एक बीड़ा उठाया, और आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।